नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल एसटी कोचिंग क्लासेस पर। आज हम इस वीडियो में यूपी बोर्ड एग्जाम क्लास 12 के लिए केमिस्ट्री के चैप्टर नंबर 4 डी ब्लॉक एलिमेंट्स या डी ब्लॉक तत्व के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस विद एक्सप्लेनेशन यहाँ डिस्कस करने वाले हैं। इस वीडियो में हम डी ब्लॉक के तत्व के सभी लघु उत्तरीय जो इंपॉर्टेंट हैं आपके बोर्ड एग्जाम के लिए उन्हें यहाँ डिस्कस करेंगे। डी ब्लॉक तत्व के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस यानी बहुविकल्पीय प्रश्न हम ऑलरेडी अपने चैनल पर डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो उसे जरूर जाकर देख लें। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और हमारे चैनल एसटी कोचिंग क्लासेस को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। तो चलिए शुरू करते हैं। इस वीडियो का पहला प्रश्न जो है संक्रमण तत्व क्या होते हैं, इनके चुंबकीय व उत्प्रेरकीय गुणों को समझाइए। तो संक्रमण तत्व क्या होते हैं? वे तत्व जिनका अंतिम इलेक्ट्रॉन डी उपकोष में भरा जाता है उन्हें हम क्या कहते हैं? डी ब्लॉक के तत्व कहते हैं। यानी ऐसे तत्व जिनमें जब हम इलेक्ट्रॉन्स को उसमें भरते हैं उपकोषों में एसपीडीएफ में, तो क्या होता है, अगर अंतिम इलेक्ट्रॉन डी उपकोष में आता है तो वो क्या कहलाते हैं? डी ब्लॉक के तत्व कहलाते हैं। और इन्हें हम संक्रमण तत्व क्यों कहते हैं? क्योंकि इनके गुण एस तथा पी ब्लॉक के तत्वों के गुणों के मध्यवर्ती होते हैं। यानी एस और पी ब्लॉक के जो गुण होंगे उन तत्वों के मध्यवर्ती गुण होते हैं, इसीलिए हम इन्हें क्या कहते हैं? संक्रमण तत्व कहते हैं। बात करें इनके चुंबकीय गुण की, तो ये चुंबकीय गुण कैसे प्रदर्शित करते हैं? संक्रमण तत्व अनुचुंबकीय गुण दर्शाते हैं क्योंकि इनके डी उपकोष में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं। देखिए, किसी भी तत्व के चुंबकीय गुण को दर्शाने के लिए जरूरी क्या है? उसके पास अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। अगर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है तो वो चुंबकीय गुण प्रदर्शित करेगा, और जबकि अगर डी उपकोष में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं हो या सभी इलेक्ट्रॉन्स कैसे हों? युग्मित हों, तो वहां कौन सा गुण दर्शाएंगे? ये प्रतिचुंबकीय गुण दर्शाते हैं। अगर हम एग्जाम्पल देखें, फॉर एग्जाम्पल कॉपर जिसका परमाणु क्रमांक क्या होता है? 29, उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन या इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है? AR का मतलब क्या है? हमने यहाँ तक 18 इलेक्ट्रॉन फिल कर दिए, उसके बाद हमें कितने इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं? 11। तो 4s1 3d 10 किसका होगा? कॉपर 29 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है। ऐसे ही अगर हम इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकाल दें तो क्या होगा? AR, तो ये क्या होगा? एक इलेक्ट्रॉन कहाँ से जाएगा? S से जाएगा, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या हो जाएगा? 3d 10 हो जाएगा। तो कॉपर 29 में ये एक इलेक्ट्रॉन कैसा है? अयुग्मित है, तो इसीलिए ये कैसा है? अनुचुंबकीय है। और यहाँ पर कॉपर प्लस में कोई भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो ये क्या गुण दर्शाएगा? प्रतिचुंबकीय गुण दर्शाएगा। क्लियर? अब बात करते हैं उत्प्रेरकीय गुण के, यानी ये संक्रमण तत्व उत्प्रेरक की तरह भी कार्य करते हैं। कैसे? संक्रमण तत्व व उनके यौगिक उत्प्रेरकीय गुण दर्शाते हैं क्योंकि ये तत्व रिक्त डी उपकोष और परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करते हैं। क्योंकि संक्रमण तत्व या उनके यौगिकों में क्या होता है? डी उपकोष या तो रिक्त होता है या इनके पास क्या है? परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्था है। मतलब ये एक से ज्यादा ऑक्सीकरण अवस्था शो कर सकते हैं। जैसे अगर हम टाइटेनियम की बात करें तो ये +2 से +4 तक ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। इसी तरह से वेनेडियम की बात करें +2 से +5 तक। मैंगनीज की बात करें तो ये +2 से +5 तक, +7 तक। तो ये इस तरह से एक से ज्यादा ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करते हैं और इनके डी उपकोष कैसे होते हैं? रिक्त होते हैं, इसीलिए ये उत्प्रेरकीय गुण प्रदर्शित करते हैं या एक उत्प्रेरक की तरह कार्य कर सकते हैं। ये तत्व व यौगिक संक्रियण ऊर्जा को क्या करते हैं? कम कर देते हैं, जिससे अभिक्रिया का वेग बढ़ जाता है। तो हम ये कह सकते हैं कि संक्रमण तत्व उत्प्रेरकीय गुण प्रदर्शित करते हैं क्योंकि उनके पास डी उपकोष रिक्त होते हैं और परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्था ये दर्शाते हैं। क्लियर? अगला प्रश्न है संक्रमण तत्व परिवर्ती ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करते हैं क्यों? तो इसका आंसर क्या है? संक्रमण तत्वों के NS तथा N-D उपकोषों के कोष बहुत पास पास होते हैं। जब बहुत पास पास होंगे तो इनके बीच में ऊर्जा का अंतर क्या होता है? कम होता है। इनकी ऊर्जा के मान में ज्यादा अंतर नहीं होता। इस कारण से
संक्रमण तत्वों में आंतरिक कोश के इलेक्ट्रॉन आसानी से निकल जाते हैं, क्योंकि इनके बीच में एनर्जी या ऊर्जा का जो अंतर है बहुत कम होता है, इसीलिए S में और D में दोनों से क्या हो सकते हैं, इलेक्ट्रॉन आसानी से निकल सकते हैं, जिससे क्या होगा, ये आसानी से परिवर्ती ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित कर सकते हैं। क्लियर। अगला क्वेश्चन है, अम्लीय तथा क्षारीय माध्यमों में KMnO4 यानी पोटेशियम परमैंगनेट का तुल्यांकी भार भिन्न क्यों होता है। KMnO4 का तुल्यांकी भार अम्लीय और क्षारीय माध्यम में क्या होता है, अलग अलग होता है, ऐसा क्यों होता है। KMnO4 का तुल्यांकी भार अम्लीय तथा क्षारीय माध्यम में भिन्न होता है, क्योंकि KMnO4 में Mn का अपचयन अम्लीय माध्यम में +7 से +2 तक होता है और क्षारीय माध्यम में +7 से +6 तक होता है, और इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण में अंतर तुल्यांकी भार को प्रभावित करता है। देखिए KMnO4 का जो अणुभार होता है वो कितना होता है, 158 होता है। अगर हम इसका अम्लीय माध्यम में क्या निकालें, तुल्यांकी भार निकालें, तो क्या होगा, इसका अणुभार, और उसको हम किससे भाग दे देंगे, जो भी चेंज आ रहा होगा किसमें, ऑक्सीकरण अवस्था में अम्लीय माध्यम में, तो ये क्या आ रहा है, +7 से +2 में जा रहा है, यानी कितने का चेंज आ रहा है, 5 का। तो हम क्या करेंगे, इसे 5 से भाग कर देंगे, 31.6। ये क्या है, इसका अम्लीय माध्यम में तुल्यांकी भार है। और अगर हम क्षारीय माध्यम में निकालेंगे तो क्षारीय माध्यम में क्या होगा, क्या है, अणुभार है 158, इसको हम किससे भाग करेंगे, +7 से किस में जा रहा है, +6 में, तो अंतर कितने का है, 1 का। तो क्षारीय माध्यम में क्या होता है, 158 इसका तुल्यांकी भार होता है। क्लियर। अगला प्रश्न है, कौन से तत्व एक्टिनाइड कहलाते हैं, इनके प्रमुख उपयोग भी हमें लिखने हैं। तो एक्टिनाइड तत्व क्या होते हैं, वे तत्व जो आवर्त सारणी में एक्टिनियम तथा उसके बाद स्थित 14 तत्व यानी थोरियम जिसका परमाणु क्रमांक क्या होता है 90 से लॉरेंशियम जिसका परमाणु क्रमांक 103 क्या कहलाते हैं, एक्टिनाइड तत्व कहलाते हैं। यानी जो एक्टिनियम जिसका परमाणु क्रमांक क्या है 89 या 89 से बाद के जितने भी एलिमेंट हैं, टोटल कितने होते हैं, 14 तत्व होते हैं, जो कहां से कहां तक होते हैं, थोरियम से लेके लॉरेंशियम तक, वो क्या कहलाते हैं, एक्टिनाइड तत्व कहलाते हैं। इनके उपयोग की बात करें तो उपयोग क्या होता है, ये प्रबल अपचायक होते हैं, क्योंकि ये अत्यंत क्रियाशील होते हैं। ये क्या करते हैं, किसी दूसरे तत्व का या किसी यौगिक को क्या करते हैं, अपचयन कर देते हैं। और ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि ये अत्यंत क्रियाशील होते हैं। दूसरा है, ये तत्व संकर यौगिक का निर्माण करने में उपयोग होते हैं, यानी ये क्या करते हैं, संकर बनाने में क्या करते हैं, उपयोग में लिए जाते हैं। क्लियर। अगला प्रश्न है, क्रोमाइट अयस्क से पोटेशियम डाइक्रोमेट बनाने की विधि का वर्णन कीजिए। यानी पोटेशियम डाइक्रोमेट बनाने की विधि हमें किससे बतानी है, क्रोमाइट अयस्क से बतानी है। तो इसका आंसर क्या होगा, जब क्रोमाइट अयस्क के चूर्ण को गलित NaOH के साथ क्या करते हैं, वायु की उपस्थिति में परावर्तनी भट्टी में गर्म करने पर क्या बनता है, क्रोमाइट और NaOH के साथ रिएक्ट करता है और क्या बनाता है, सोडियम क्रोमेट बनाता है Na2CrO4। फिर इसे क्या करते हैं, जल द्वारा निष्कर्षित करते हैं और यह Na2CrO4 फिर बाद में किससे क्रिया कराते हैं, H2SO4, वो भी कैसा, सांद्र H2SO4 से क्रिया करके किस में कन्वर्ट हो जाता है, सोडियम डाइक्रोमेट में। फिर ये सोडियम डाइक्रोमेट के विलयन को गर्म करके क्या करते हैं, सांद्रित करते हैं और किससे अभिक्रिया कराते हैं, KCl से, पोटेशियम क्लोराइड से अभिक्रिया कराते हैं। तो क्या मिलता है हमें, पोटेशियम डाइक्रोमेट मिलता है। इनकी रिएक्शंस देखें या अभिक्रिया देखें तो क्या होता है, क्रोमाइट अयस्क क्या है, FeO-Cr2O3 की रिएक्शन किससे करा रहे हैं हम, NaOH से, किसकी प्रेजेंस में या किसकी उपस्थिति में, ऑक्सीजन की। तो सबसे पहले हमें क्या मिलेगा, सोडियम क्रोमेट मिलता है, और वो सोडियम क्रोमेट फिर किससे रिएक्ट करता है, सांद्र H2SO4 से, क्या मिलता है हमें, सोडियम डाइक्रोमेट मिलता है। उस सोडियम डाइक्रोमेट की रिएक्शन हम किससे कराते हैं, पोटेशियम क्लोराइड से कराते हैं, जिस समय फाइनल क्या मिलता है, पोटेशियम डाइक्रोमेट बन जाता है। क्लियर।
अगला प्रश्न है, पायरोल्यूसाइड से पोटेशियम परमैंगनेट बनाने की विधि का वर्णन कीजिए। पायरोल्यूसाइड क्या होता है? MnO2। MnO2 से KMnO4 बनाने की विधि का वर्णन करना है हमें। आंसर क्या होगा? जब पायरोल्यूसाइड यानी MnO2 के चूर्ण को हम पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ वायुमंडलीय ऑक्सीजन की उपस्थिति में अभिक्रिया कराते हैं तो क्या मिलता है हमें? पोटेशियम मैग्नेट प्राप्त होता है। पहले पोटेशियम मैग्नेट मतलब K2MnO4, जिसका रंग कैसा होता है? हरा होता है। अब इसकी क्रिया किससे कराएंगे? कार्बन डाइऑक्साइड के साथ कराने पर यह ऑक्सीकरण करके क्या बनाता है? पोटेशियम परमैंगनेट बनाता है। इसकी अगर हम रिएक्शन देखें तो क्या होगा? MnO2 किससे रिएक्ट कर रहा है? KOH से। किसकी उपस्थिति में? ऑक्सीजन की। और क्या बना रहा है? पहले पोटेशियम मैग्नेट बना रहा है। तो ये पोटेशियम मैग्नेट की रिएक्शन किससे करा रहे हैं? कार्बन डाइऑक्साइड से। तो हमें क्या मिल जाता है? पोटेशियम परमैंगनेट मिल जाता है। क्लियर? अगला प्रश्न है, लैंथेनाइड अंकुचन क्या है? लैंथेनाइड अंकुचन या लैंथेनाइड संकुचन क्या होता है? लैंथेनाइड अंकुचन के प्रभाव की विवेचना भी करनी है हमें। तो इसका आंसर क्या होगा? लैंथेनाइड श्रेणी क्या होती है? 4F श्रेणी को हम क्या कहते हैं? लैंथेनाइड श्रेणी में परमाणु क्रमांक की वृद्धि के साथ परमाणु या आयन का आकार क्या होता है? घटता रहता है। क्यों होता है ऐसा? क्योंकि जैसे जैसे परमाणु क्रमांक बढ़ेगा तो नाभिक में क्या होती है? प्रोटॉनों की संख्या बढ़ती है और वो पॉजिटिव चार्ज क्या करता है? बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर क्या करता है? आकर्षित करता है, जिससे क्या होगा? प्रभावी नाभिकीय आवेश बढ़ जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है? जो आयन है या कह सकते हैं परमाणु है, उसका आकार क्या होता है? घट जाता है। जब तक नया इलेक्ट्रॉन 4F कोश में प्रवेश करता है, इसी को हम क्या कहते हैं? लैंथेनाइड संकुचन या लैंथेनाइड अंकुचन कहते हैं। इसके प्रभाव की बात करें तो सब पहला क्या है? यट्रियम की भारी लैंथेनाइड से समानता होती है और लैंथेनाइड के गुणों में क्या हो जाती है? समानता आती है। किसकी वजह से? लैंथेनाइड अंकुचन या लैंथेनाइड संकुचन की वजह से। क्लियर? अगला प्रश्न है, स्पष्ट कीजिए कि कॉपर प्लस आयन जलीय विलयन में स्थायी नहीं है, क्यों? ऐसा क्यों होता है? कॉपर प्लस आयन जलीय विलयन में स्थायी नहीं है क्योंकि कॉपर प्लस से कॉपर 2 प्लस अधिक स्थायी होता है। क्या होता है? जलीय विलयन में कॉपर प्लस किसमें परिवर्तित हो जाता है? कॉपर 2 प्लस में। क्यों? क्योंकि कॉपर 2 प्लस कॉपर प्लस से अधिक स्थायी होता है। ऐसा क्यों होता है? कॉपर की द्वितीय आयनन एंथैल्पी अधिक होती है, परंतु कॉपर 2 प्लस आयन के जलीय एंथैल्पी की तुलना में किसकी तुलना में? कॉपर प्लस की तुलना में अधिक ऋणात्मक होती है। कॉपर 2 प्लस की जलीय एंथैल्पी कॉपर प्लस की तुलना में क्या होती है? ज्यादा ऋणात्मक होती है, जिसके कारण क्या होता है? कॉपर प्लस के यौगिक जलीय विलयन में अस्थायी होते हैं और वो किस में परिवर्तित हो जाते हैं? कॉपर प्लस किस में परिवर्तित हो जाता है? कॉपर 2 प्लस में। इसीलिए हम क्या कह सकते हैं? कॉपर 2 प्लस कॉपर प्लस की अपेक्षा अधिक स्थायी होते हैं। क्लियर? अगला प्रश्न है, कारण सहित स्पष्ट कीजिए कि संक्रमण तत्व सामान्यतः रंगीन यौगिक बनाते हैं, क्यों? इसका आंसर है, संक्रमण तत्वों के यौगिक या आयन सामान्यतः रंगीन होते हैं। इनका रंगीन होना क्या है? एक विशिष्ट गुण होता है। ऐसा क्यों होता है? ऐसे आयन व यौगिक जिनके डी उपकोष अपूर्ण होते हैं या इनके डी उपकोष में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं, प्राय रंगीन होते हैं। यानी ऐसे आयन या तत्व जिनके पास क्या होंगे? अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो क्या होते हैं? प्राय रंगीन होते हैं। क्यों? क्योंकि अगर इनके पास अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है तो वहां क्या होता है? डी संक्रमण हो जाता है और इस डी संक्रमण की वजह से ही क्या होता है? ये तत्व रंगीन होते हैं। अगला प्रश्न है, डी ब्लॉक के तत्व अनुचुंबकीय लक्षण और परिवर्ती संयोजकता प्रदर्शित करते हैं, क्यों? तो इसका उत्तर क्या है? डी ब्लॉक के तत्वों के डी उपकोष में अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की उपस्थिति के कारण ये क्या होते हैं? अनुचुंबकीय लक्षण प्रदर्शित करते हैं। अभी हमने बताया था कि अगर इनके पास क्या होंगे? अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होंगे तो ये क्या होंगे? अनुचुंबकीय गुण प्रदर्शित करेंगे, और अगर सभी इलेक्ट्रॉन्स कैसे हैं? युग्मित हैं, तो वो क्या होते हैं? प्रतिचुंबकीय गुण प्रदर्शित करते हैं। इन तत्वों के NS तथा N-1D उपकोष की ऊर्जा में क्या होता है? बहुत कम अंतर होता है, जिसके कारण इनमें उपस्थित इलेक्ट्रॉन बंध निर्माण में आसानी से भाग ले सकते हैं। इसीलिए यह तत्व
परिवर्ती संयोजकता प्रदर्शित करते हैं, क्योंकि इनके NS और N-1 या हम कह सकते हैं S उपकोष और D उपकोष की जो ऊर्जा है उसमें बहुत कम अंतर होता है, जिससे क्या होता है इनके इलेक्ट्रॉन आसानी से बंध निर्माण में भाग लेते हैं। और जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन या जितने भी इलेक्ट्रॉन किसी तत्व के बंध निर्माण में भाग लेते हैं वो उसकी क्या कहलाती है, संयोजकता कहलाती है। इसीलिए हम कह सकते हैं ये क्या करते हैं, परिवर्ती संयोजकता प्रदर्शित करते हैं। क्लियर। अगला प्रश्न है LuOH का होल थ्राइस की अपेक्षा LuOH का होल थ्राइस अधिक क्षारीय होता है, क्यों? तो क्या होता है, जब लैंथेनाइड श्रेणी में लैंथेनम से ल्यूटेटियम तक जाने पर इनकी आयनिक त्रिज्या क्या होती है, घटती है। क्यों होता है यहाँ पर, ये लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन या लैंथेनाइड संकुचन की वजह से होता है, जिससे क्या होता है प्रभावी नाभिकीय आवेश क्या होता है, ज्यादा हो जाता है। प्रभावी नाभिकीय आवेश ज्यादा हो जाने की वजह से क्या होता है, इनकी आयनिक त्रिज्या क्या होती है, घट जाती है। और ऐसा लैंथेनाइड संकुचन के कारण होता है। लैंथेनाइड संकुचन के कारण क्या होता है, त्रिज्या में आई कमी से इनका सहसंयोजी गुण बढ़ जाता है। जब लैंथेनाइड की त्रिज्या क्या होगी, कम हो जाएगी, तो उनमें क्या होता है, सहसंयोजी गुण बढ़ जाता है और क्षारीय गुण क्या होता है, घट जाता है। जितना ज्यादा सहसंयोजी गुण बढ़ेगा, क्षारीय गुण क्या होता है, घट जाता है। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे त्रिज्या में कमी आती है संयोजी गुण बढ़ जाता है और क्षारीय गुण क्या होता है, घट जाता है। तो हम क्या कह सकते हैं, La से Lu तक जाने पर क्या होता है, त्रिज्या घटती है। जब त्रिज्या घटेगी इसका मतलब Lu का हाइड्रोक्साइड क्या होगा, क्षारीयता कम होगी और La के हाइड्रोक्साइड की क्षारीयता क्या होगी, ज्यादा होगी। इसीलिए हम क्या कह सकते हैं, LuOH का होल थ्राइस की अपेक्षा LaOH का होल थ्राइस अधिक क्षारीय होता है। क्लियर। अगला प्रश्न है M2+ आयन जिसका एटॉमिक नंबर क्या है, 27 के लिए प्रचक्रण मात्र चुंबकीय आघूर्ण की गणना करनी है। हमें प्रचक्रण मात्र चुंबकीय आघूर्ण की गणना करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इस आयन के अंदर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन निकालने होंगे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, जैसा कि हमें पता है कि M कोई एक तत्व है जिसका परमाणु क्रमांक क्या है, 27 है, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या हो जाएगा। अगर हम M तत्व की बात करें क्या होगा, Ar तक हम कितने इलेक्ट्रॉन भर देते हैं, 18, बचे कितने, 9। तो हमें क्या करना है, 2 इलेक्ट्रॉन किस में आएंगे, 4s में, और 7 इलेक्ट्रॉन किस में आएंगे, 3d में। अगर हम इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन निकाल देते हैं, M2+ कर देते हैं, तो कहां से जाएंगे 2 इलेक्ट्रॉन, ये s वाले इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे। तो क्या बचा, 3d7। अब इस d में क्या करेंगे, हम 7 इलेक्ट्रॉन्स को भर देंगे। तो 1 2 3 4 5 6 7। तो इस तरह से यहाँ पर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 3। तो n की वैल्यू कितनी आ गई, 3। और अगर हमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या पता चल गई तो चुंबकीय आघूर्ण निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, n+2। n की क्या रखेंगे, 3। तो क्या आएगा, ये √15 जिसकी वैल्यू क्या होती है, 3.87 बोहर मैग्नेट्रॉन। तो M2+ आयन के प्रचक्रण मात्र चुंबकीय आघूर्ण की गणना या की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3.87 हो जाएगी। क्लियर। अगला प्रश्न है Fe2+ अपचायक है जबकि Mn2+ ऑक्सीकारक है, ऐसा क्यों है। तो अगर हम Fe2+ का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखें तो Ar 3d6 होता है, Mn2+ का लिखें तो Ar 3d5 होता है। तो Fe2+ अपचायक है क्योंकि यह एक इलेक्ट्रॉन त्याग कर Fe3+ आयन यानी 3d5 में परिवर्तित होता है। अगर हम इन 6 इलेक्ट्रॉन्स को क्या करें, भर दें अगर D में, तो क्या होगा, 1 2 3 4 5 और 6। यहाँ पर अगर हम इस इलेक्ट्रॉन को निकाल दें तो क्या होगा, अगर हम इस इलेक्ट्रॉन को हटा दें तो क्या होगा, यहाँ पर 5 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है यानी क्या है, 3d5। तो ये क्या है, अर्धपूर्ण उपकोष है जो कि क्या होते हैं, बहुत ज्यादा स्थायी होते हैं। तो अगर ये एक इलेक्ट्रॉन त्याग देता है तो क्या होता है, अधिक स्थायित्व प्राप्त कर रहा है, तो ये आसानी से इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, त्याग देगा। तो जब ये इलेक्ट्रॉन त्याग रहा है तो ये क्या है, एक अच्छा अपचायक है। वहीं Mn2+ में देखें तो 3d5 यानी क्या है, अर्धपूर्ण, ये पहले से ही है, तो ये इलेक्ट्रॉन त्यागेगा नहीं इतनी आसानी से। ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन ले सकता है। तो जो इलेक्ट्रॉन लेते हैं वो क्या होते हैं, अच्छे ऑक्सीकारक होते हैं।
अगर ये एक इलेक्ट्रॉन त्यागता है तो क्या आएगा, Mn2+ से किस में परिवर्तित हो रहा होगा, Mn3+ में, जो कि आसानी से नहीं होता है। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि Mn2+ क्या है, एक अच्छा ऑक्सीकारक है। क्लियर। अगला प्रश्न है स्कैंडियम, जिसका परमाणु क्रमांक क्या है, 21, एक संक्रमण तत्व है, जबकि जिंक जिसका परमाणु क्रमांक कितना है, 30, संक्रमण तत्व नहीं है, क्यों। इसका आंसर क्या है, संक्रमण तत्व वो होते हैं जिनके डी उपोष क्या होते हैं, अपूर्ण होते हैं, यानी जैसे D1 हो, D2 हो, D3 हो, या इस तरह से अपूर्ण होने चाहिए। अगर D10 है तो वो क्या है, पूर्ण कहलाता है। तो जिसके पास अपूर्ण उपकोष होंगे वो क्या कहलाते हैं, संक्रमण तत्व कहलाते हैं। अगर हम स्कैंडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखें तो क्या होगा, Ar4s2 3d1, जबकि जिंक का अगर हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते हैं तो क्या होता है, Ar4s2 3d10। स्कैंडियम डी उपकोष कैसा है, अपूर्ण है, क्योंकि इसमें डी के पास कितने हैं, एक इलेक्ट्रॉन है, जबकि जिंक के क्या है, उपकोष पूर्ण है, क्योंकि यहाँ पे डी के पास कितना है, 10 इलेक्ट्रॉन है। इसीलिए हम ये कह सकते हैं कि स्कैंडियम क्या है, संक्रमण तत्व है, जबकि जिंक नहीं है। क्लियर। अगला प्रश्न है लैंथेनाइड तत्वों के प्रमुख गुण बताइए। तो लैंथेनाइड तत्व के गुण क्या है, ये संकुल यौगिक बनाते हैं, यानी ये संकुल का निर्माण कर सकते हैं। ये रंगीन होते हैं क्योंकि इनके पास क्या होते हैं, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं। इनका गलनांक व क्वथनांक परमाणु क्रमांक के बढ़ने के साथ क्या होता है, बढ़ जाता है। और ये चुंबकीय गुण व्यक्त करते हैं। तो चुंबकीय गुण व्यक्त करने के लिए क्या है, उसके लिए भी जरूरी है अयुग्मित इलेक्ट्रॉन का होना। तो इनके पास अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है तो ये रंगीन भी यौगिक बनाते हैं और चुंबकीय गुण भी प्रदर्शित करते हैं। क्लियर। अगला प्रश्न है मिश्र धातुएं क्या है। लैंथेनाइड धातुओं से युक्त एक प्रमुख मिश्र धातु का उल्लेख कीजिए। तो मिश्र धातु क्या है, विभिन्न धातुओं के मिश्रण को मिश्र धातु कहते हैं। जब एक से ज्यादा धातुएं आपस में क्या होती हैं, मिक्स होती हैं, उनके मिश्रण को हम क्या कहते हैं, मिश्र धातु कहते हैं। लैंथेनाइड धातुओं से युक्त एक मिश्र धातु कौन सी है, मिश्र धातु है, जिसे हम मिश्र मेटल भी कहते हैं। इसमें क्या होता है, 50% सीरियम है, 25% लैंथेनम है, और कम मात्रा में क्या है, नियोडियम है तथा प्रेसियोडियम है। इसे हम क्या कहते हैं, मिश्र मेटल कहते हैं। क्लियर। अगला प्रश्न है डी तथा एफ ब्लॉक के तत्व क्या हैं। डी ब्लॉक के तत्व क्या है, वे तत्व जिसमें अंतिम इलेक्ट्रॉन डी कोश में आता है वो क्या कहलाते हैं, डी ब्लॉक के तत्व। और इन तत्वों के जो गुण है वो एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के गुणों के क्या है, मध्यवर्ती होते हैं। और साथ ही साथ इसके डी ब्लॉक के तत्वों में 4 श्रेणी होती है, एक 3D, 4D, 5D और 6D। अगर हम इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को लिखें तो क्या होता है, NS2, NP6, N-1। डी में कितने इलेक्ट्रॉन थे, 1 से लेके 10 तक इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। वहीं 4A ब्लॉक के तत्वों की बात करें तो जैसे डी में अंतिम इलेक्ट्रॉन कहाँ आ रहा था, डी में आ रहा था, इसी तरह से एफ ब्लॉक के तत्वों में क्या होगा, अंतिम इलेक्ट्रॉन कहाँ आएगा, एफ उपकोष में आएगा, तो उसे हम क्या कहेंगे, एफ ब्लॉक के तत्व कहते हैं। इनके अंतिम इलेक्ट्रॉन किस में आता है, N-2 एफ उपकोष में आता है, इसीलिए इसे हम क्या कहते हैं, आंतरिक संक्रमण तत्व कहते हैं। एफ ब्लॉक के अंतर्गत 2 श्रेणियां आती हैं, 4F और 5F, जो किसमें आती है, वर्ग 3 के अंतिम 2 तत्व, जिसमें 14 तत्व होते हैं, ये 2 श्रेणियों में हम प्रदर्शित करते हैं। और किसमें आते हैं, ये वर्ग 3 में आते हैं। तो ये डी ब्लॉक के तत्व, आई ब्लॉक के तत्व, इस तरह से हम लिख सकते हैं। अगला प्रश्न है संक्रमण धातुएं तथा उनके अधिकांश यौगिक अनुचुंबकीय होते हैं। क्यों होते हैं, अभी हमने बताया था कि संक्रमण धातुओं के जो यौगिक हैं या संक्रमण धातुएं अनुचुंबकीय होते हैं, क्योंकि उनके पास क्या होते हैं, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं। जिन पदार्थों के डी उपकोष में शून्य तथा युग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं वे कैसे होते हैं, प्रतिचुंबकीय। या तो एक भी इलेक्ट्रॉन ना हो या सारे इलेक्ट्रॉन कैसे हो, युग्मित हो, तो वो क्या होंगे, प्रतिचुंबकीय। अगर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है तो वो कैसे होंगे, अनुचुंबकीय होंगे। ऐसे अयुग्मित इलेक्ट्रॉन का चुंबकीय आघूर्ण प्रचक्रण कोणीय संवेग तथा कक्षीय कोणीय संवेग से संबंधित होता है। यानी जो चुंबकीय आघूर्ण है वो किसका सम होगा या किसका जोड़ होगा, प्रचक्रण कोणीय संवेग तथा कक्षीय कोणीय संवेग का। अगर डी ब्लॉक के प्रथम श्रेणी यानी 3D की बात करें तो इसमें कक्षीय कोणीय संवेग क्या होता है, का प्रभाव नगण्य होता है, यानी इस पर कक्षीय कोणीय संवेग का कोई प्रभाव नहीं होता। इस श्रेणी में सिर्फ किसका प्रभाव होता है, प्रचक्रण कोणीय संवेग का प्रभाव होता है।
अगला प्रश्न है, संक्रमण धातुओं की परमाणु त्रिज्याएं किसी श्रेणी में किस प्रकार परिवर्तित होती है, ये हमें बताना है। संक्रमण धातुओं की परमाणु त्रिज्या किसी श्रेणी में बाईं से दाईं ओर जाने पर एक समान नहीं रहती। जब हम संक्रमण धातु यानी या 3D सीरीज हो या 3D श्रेणी हो या 4D श्रेणी हो या 5D हो या 6D हो, जब हम उसमें बाएं से दाएं जाते हैं तो क्या होता है, उनकी त्रिज्या एक समान नहीं रहती। पहले वर्ग यानी 3 से 7 तक की त्रिज्या क्या होती है, पहले घटती है, फिर 8 से 10 तक लगभग समान रहती है और 11-12 में त्रिज्या क्या होती है, बढ़ जाती है। वर्ग 3 से 7 तक त्रिज्या घटने का कारण प्रभावी नाभिकीय आवेश होता है। जैसे जैसे हम बाएं से दाएं ओर जाते हैं तो क्या होता है, प्रभावी नाभिकीय आवेश बढ़ जाता है, जिससे क्या होता है, त्रिज्या घट जाती है। इसके बाद परिरक्षण प्रभाव क्या होता है, जो भी इलेक्ट्रॉन है 3D या 4D में, वो आपस में क्या करते हैं, एक दूसरे को दूर दूर भेजते हैं, जिससे क्या होता है, उनका जो त्रिज्या है वो क्या होती है, बढ़ने लगती है। परिरक्षण प्रभाव है वो क्या होता है, प्रभावी नाभिकीय आवेश से ज्यादा हो जाता है, जिससे उनकी त्रिज्या क्या होती है, धीरे धीरे बढ़ने लगती है। यानी पहले घटती है फिर त्रिज्या बढ़ने लगती है। घटती है क्यों, क्योंकि प्रभावी नाभिकीय आवेश क्या होता है, बढ़ जाता है, जिससे त्रिज्या घट जाती है। और जब प्रभावी नाभिकीय आवेश से ज्यादा क्या हो जाता है, परिरक्षण प्रभाव हो जाता है, तो क्या होता है, त्रिज्या बढ़ने लगती है। क्लियर। अगला प्रश्न है, संक्रमण धातुओं की आयनन एंथैल्पी पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। इसका आंसर क्या होगा, संक्रमण धातुओं की आयनन एंथैल्पी एस ब्लॉक तथा पी ब्लॉक के तत्वों की क्या होती है, मध्यवर्ती होती है। इनकी आयनन एंथैल्पी एस ब्लॉक से ज्यादा और पी ब्लॉक से क्या होती है, कम होती है। तत्वों के परमाणु क्रमांक के बढ़ने के साथ इनका आकार क्या होता है, घट जाता है, बताया था, क्योंकि क्या होता है, प्रभावी नाभिकीय आवेश क्या होता है, बढ़ जाता है, जिससे त्रिज्या क्या होती है, या हम कह सकते हैं आकार घट जाता है, जिसके कारण सबसे बाहरी कोश के इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है और आयनन एंथैल्पी का मान क्या होगा, बढ़ जाता है। आयनन एंथैल्पी क्या होती है, बाह्यतम कोश से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो ऊर्जा चाहिए वो क्या है, आयनन एंथैल्पी होती है। तो हम इसमें क्या होता है, क्योंकि इनका आकार छोटा होता है इसलिए इनसे इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल होता है और दो क्रमागत तत्वों की आयनन एंथैल्पी के बीच बहुत कम अंतर होता है। क्लियर। अगला प्रश्न है, Fe2+ तथा Fe3+ में से कौन सा आयन अधिक अनुचुंबकीय है और क्यों। अगर हम आयरन का, जिसका परमाणु क्रमांक कितना है 26, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखे तो क्या होगा Ar4s2 3d6। अगर हम Fe2+ का लिखे यानी 2 इलेक्ट्रॉन हम इसमें से निकाल दें तो किससे जाएगा, S से जाएगा, पहले 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे तो क्या होगा, Ar3d6 हो जाएगा। और Fe3+ यानी हम 1 इलेक्ट्रॉन और निकाल लें तो कहां से जाएगा, इस D में से, तो ये क्या हो जाएगा, Ar3d5 हो जाएगा। तो हम क्या कह सकते हैं, Fe2+ आयन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 4 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होंगे। कैसे, अगर हम इन इलेक्ट्रॉन्स को इस D में भर देते हैं तो क्या होगा, 6 इलेक्ट्रॉन भरने हैं, 5 और ये 6, तो इसके पास कितने हैं, ये 4 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है। Fe3+ के पास कितने होंगे, D में कितने हैं, 5 इलेक्ट्रॉन है, तो इसके पास कितने हैं, 5 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है। जितना अधिक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उतना अधिक क्या होगा, अनुचुंबकत्व होता है, इसलिए Fe3+ आयन Fe2+ आयन से क्या होगा, अधिक अनुचुंबकीय होता है। क्लियर। अगला प्रश्न है, कॉपर प्लस लवण रंगहीन होते हैं जबकि कॉपर 2+ लवण रंगीन होते हैं। इसका उत्तर क्या है, अगर हम कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखें तो क्या होता है, Ar4s1 3d10। और कॉपर प्लस का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन कहां से निकल जाएगा, पहले S से जाएगा, तो क्या बचेगा 3d10। और कॉपर 2+ में एक इलेक्ट्रॉन और कहां से निकल जाएगा, इस D से, तो क्या बचेगा Ar3d9। कॉपर प्लस आयन में क्या होगा, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं होते, जबकि कॉपर 2+ में क्या है, एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होता है। तो कॉपर 2+ अयुग्मित इलेक्ट्रॉन के कारण क्या करता है, dd संक्रमण दर्शाता है। अतः हम कह सकते हैं कि कॉपर 2+ लवण रंगीन, परंतु कॉपर प्लस क्या होता है, रंगहीन होते हैं। क्लियर। अगला प्रश्न है, डी श्रेणी के तत्व F श्रेणी के तत्वों की तुलना में अधिक संख्या में ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करते हैं। क्यों। डी श्रेणी के तत्व F श्रेणी के तत्वों की तुलना में अधिक संख्या में ऑक्सीकरण अवस्थाएं दर्शाते हैं, क्योंकि डी श्रेणी के तत्वों के पास प्रभावी नाभिकीय आवेश F श्रेणी के तत्वों से अधिक होता है। डी श्रेणी में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन भी अधिक होते हैं, जो क्या करते हैं, बंध निर्माण में भाग लेते हैं, जबकि F श्रेणी में परिरक्षण प्रभाव
प्रभावी नाभिकीय आवेश से ज्यादा होने के कारण इनके इलेक्ट्रॉन बंध निर्माण में कम भाग लेते हैं। तो क्या होगा, जितने ज्यादा बंध निर्माण में भाग लेंगे इलेक्ट्रॉन, वो उतने ज्यादा क्या करेंगे, ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करते हैं। क्लियर। अगला प्रश्न है, अम्लीकृत KMnO4 विलयन किस प्रकार अभिक्रिया करता है? किसके साथ? FeSO4, SO2, ऑक्सैलिक अम्ल और सोडियम थायोसल्फेट। तो इनकी जो अभिक्रिया है वो क्या है? अगर हम KMnO4 की अभिक्रिया किससे कराते हैं? फेरस सल्फेट से कराते हैं। तो क्या होती है? KMnO4 FeSO4 से रिएक्ट करता है, किसमें? अम्लीय माध्यम में। तो क्या देता है? K2SO4, MnSO4 और Fe2SO4 और वाटर। इसी तरह से अगर हम इसकी रिएक्शन या अभिक्रिया किससे कराते हैं? SO2 से कराते हैं। तो क्या होता है? K2SO4 मिलता है, MnSO4 मिलता है और क्या मिलता है? H2SO4। अगर इसकी रिएक्शन हम किससे करा रहे हैं? ऑक्सैलिक अम्ल से करा रहे हैं, तो K2SO4, MnO4 और कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनता है। और अगर हम KMnO4 की रिएक्शन किससे कर रहे हैं? सोडियम थायोसल्फेट से कर रहे हैं, तो क्या मिलेगा? MnSO4 बनता है, Na2H2O6 बनता है, K2SO4 और क्या मिलता है हमें? वाटर मिलता है। क्लियर।